वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ कक्षा 9वीं पुस्तक क्षितिज सांवले सपनों की याद पर आधारित है और ये पाठ जाबिर हुसैन का लिखा गया है। जाबिर हुसैन इसके लेखक हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखते थे। अपना लेखन कार्य तीनों भाषाओं में करते थे। इस पाठ की जो भाषा है वो बहुत ही प्रभावमय है, सरल है, कहीं कहीं गूढ़ है, जो समझने में दिक्कत देती है, आसान नहीं है, सरल भी है, सुबोध भी है और गूढ़ भी है। पाठ डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है और जो पाठ में शिल्प प्रधान है वो नवीनता लिए हुए है। पाठ सांवले सपनों की याद सालिम अली के जीवन पर आधारित है, उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे और इन पक्षी विज्ञानी की मृत्यु से जो शोक का वातावरण चारों ओर विद्यमान था, उसको देखते हुए जाबिर हुसैन ने इस पाठ को लिखा है। और ये पाठ जो है जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है। संस्मरण मात्र है और सालिम अली की मृत्यु से जो उत्पन्न दुख और अवसाद लेखक ने महसूस किया है और उस अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का जो स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व और जो व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है वह अत्यंत ही दिल को छूने वाला है। यहाँ भाषा की जो रवानगी है, जो सरलता है, जो प्रभावमयता है, जो अभिव्यक्ति है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त की गई है और जो अभिव्यक्ति की शैली है वो दिल को छू जाने वाली है। सांवले सपनों की याद, जैसा कि हम जानते हैं कि यह पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था और लेखक ने सालिम अली की जो शव यात्रा है उसको देखकर उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुए थे, जो विचार आए थे उसको देख के, तो उसके बारे में लेखक ने लिखा है कि सांवले सपने क्या हैं, सांवले सपनों से क्या तात्पर्य है इस पाठ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांवला रंग काले रंग को भी हम कह सकते हैं, श्याम रंग जो कृष्ण का रंग होता है उसको भी हम सांवला रंग कहते हैं। तो सांवला रंग जो है हल्का काला रंग लिए होता है और कहीं कहीं काले रंग को भी हम सांवला ही कह देते हैं, सांवला ही समझ लेते हैं। श्याम वर्ण काला रंग कहलाता है, जो कृष्ण का रंग कहलाया जाता है। तो सांवले सपने जो हैं वो इस रूप में प्रयुक्त हुए हैं कि जो सपने अधूरे रह गए हैं, जो सपने दुखद हैं, उनको हम सांवले रंग के रूप में हम ले सकते हैं, सांवले सपनों के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि सांवले सपने सालिम अली के मृत्यु के साथ ही उनके साथ चले गए। अब ये जो सपने रह गए अधूरे या जो सपने उन्होंने देखे थे पक्षियों के बारे में या पक्षी विज्ञान के बारे में, या वो प्रकृति से जितने नज़दीक थे उसको और समझना चाहते थे और उसको बहुत नज़दीक से देखना चाहते थे, वो सपने अब उन्हीं के साथ उनकी शव यात्रा जो निकल रही है उसके साथ ही समाप्त हो गए, उसके साथ ही वो चले जा रहे हैं, कुछ धुंधले से हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सांवले सपने उन सभी सपनों को कहा गया है जो अब धुंधले हैं, जो कभी अब पूरे नहीं होंगे, जो सपने उनकी मौत के साथ ही अंधेरे में लुप्त हो गए हैं, अंधेरे में घिर चुके हैं, अंधेरा छा गया है उनके ऊपर और वो कभी पूर्ण नहीं हो सकते और उन्हीं के साथ वह खो गए हैं।
कौन खो गए हैं? सपने खो गए हैं। जो सालिम अली के और सपने थे प्रकृति के बारे में जानने के, पक्षी जगत के बारे में जानने के, तो वो उन्हीं के साथ चले गए हैं, धुंधले हो गए हैं अब। और ऐसे सपने जिनकी याद करके हमें दुख होगा, उन सपनों को हम सांवले सपने कहते हैं। मतलब कि जिस चीज़ को सोच कर, याद करके हमें दुख होता है, वो सांवले रंग या सांवले सपनों के नाम से हम उनको कह सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, हम अपने भावों जब हम अपने भाव व्यक्त करते हैं तो हम अपने भावों में बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हैं। कभी हम, जैसे हमें डर लगता है तो हम कहते हैं कि डर के मारे उसका मुंह सफ़ेद हो गया, या उसका मुंह सफ़ेद पड़ गया। तो यहाँ सफ़ेद रंग जो है वो डर का प्रतीक है, डर के मारे सफ़ेद हुआ है। जब दुख का भाव होता है तो उन्हें हम काले रंग से जोड़ देते हैं, है ना। जब हमारी तबीयत अच्छी होती है, तबीयत हरी होती है, तो हम अपनी तबीयत हरी होती है, जब हम कहते हैं तबीयत हरी हो गई है, तो हम उसको थोड़ा अच्छे भाव से लेते हैं। जब हमारा मन उदास होता है तब हम उसे काले रंग से जोड़ देते हैं। तो रंगों का बहुत महत्व है, और रंगों को भावों के साथ भी जोड़ा जाता है। और यहाँ भी जो सांवले सपने हैं वो सालिम अली के भाव के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं उनके सांवले सपने। और वो सपने जो हैं अब उन्हीं के साथ जा रहे हैं, उनकी शव यात्रा जो जा रही है, निकल रही है, उसी के साथ वो समाप्त होते जा रहे हैं, धुंधले होते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सांवले सपनों की चर्चा की गई है। और जो उनकी मौत के हुजूम के साथ ही इस खामोश वादी में, खामोश वादी मतलब एक मौत की वादी में, मौत की वादी की तरफ अग्रसर हो चले हैं। किसके साथ? सालिम अली के साथ। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। आप सभी भली भांति जानते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम जितना भी चाहें उस व्यक्ति को हम वापस नहीं ला सकते। उसकी सारी यादें, उसके सारे ख्वाब, वो जो चाहता था वो सब उसी के साथ, उसकी मौत के साथ उसके साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो सपने देखे थे सालिम अली ने, कि वो और ज़्यादा प्रकृति से जुड़ें, और ज़्यादा उसकी जानकारी हासिल करें, और ज़्यादा पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो ये अब संभव नहीं हो पाएगा और ना संभव हो सकेगा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। और ये संभव ही नहीं है कि हम उनको उनके मृत्यु से वापस ले आएं, कि आप जितने आपके सपने आपने देखे हैं, जितने आपके सपने रह गए हैं, उसको आप पूरा कर दीजिए। ये हो ही नहीं सकता। तो जो उनके सपने हैं वो एक सांवले सपनों की तरह बन गए हैं, जो उनकी मौत के साथ ही उनके साथ आगे अग्रसर हो गए हैं, मतलब उनके सपनों की भी मौत हो गई है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब अब वो जा रहे हैं तो वो वापस नहीं आ सकते। आपने देखा होगा मौत के बाद कोई वापस नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही सालिम अली जिस भीड़ के साथ जा रहे हैं, और सालिम अली सबसे आगे हैं उस भीड़ में। आपने देखा होगा जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो अर्थी है वो सबसे आगे चलती है और पीछे पीछे लोग चलते हैं। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि सालिम अली इस हुजूम में, इस भीड़ में सबसे आगे हैं, और ये उनका अंतहीन सफ़र है जो अब ख़त्म नहीं होगा। अब वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। और ये सफ़र उनके पिछले तमाम सफ़रों से इसलिए भिन्न है क्योंकि अब उनका वापस से लौटना असंभव है। क्योंकि जब भी वो बाहर जाते थे, जब भी वो किसी अपनी शोध पर जाते थे, तो वहाँ से वो वापस आते थे, अपने किसी कार्य के लिए बाहर जाते थे तो वो वापस आते थे। मगर ये जो सफ़र अब वो कर रहे हैं, इस सफ़र से वह अब वापस नहीं आ गए हैं, आएंगे। ये सफ़र उनका अंतिम सफ़र है। अब तो वो
उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है लेखक के माध्यम से कि अगर हम चाहें भी, अपने जिस्म की गर्मी भी अगर उन्हें देते हैं, अपने दिल की धड़कन भी अगर उन्हें हम देते, तब भी वो लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका आखिरी पलायन है दुनिया से। अब वो दोबारा नहीं आएंगे, अब वो दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मुझे नहीं लगता कोई इस सोई हुई पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में हमें परिचित कराना चाह रहे हैं, व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं कि जो सालिम अली थे वो बहुत ही भावुक व्यक्ति थे और उनके भावों में उतार चढ़ाव आता रहता था। वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर एक शब्द मिथक का प्रयोग किया गया है। मिथक का अंग्रेजी में अगर हम कहें तो अंग्रेजी में इसका अर्थ है अनरियल, मतलब जो वास्तविक नहीं है, जिसको हम साबित नहीं कर पाते, जिसको हम अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। तो सालिम अली भी एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसे मनुष्य हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे पक्षी विज्ञान के ज्ञाता हैं जिनको अभी तक हम साबित ही नहीं कर पा रहे हैं, साबित ही नहीं कर पाए हैं। ये एक मिथक है हमारे लिए कि सालिम अली का व्यक्तित्व के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये एक मिथक के समान लिया गया है कि एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली, जिसके बारे में हम अभी तक पूर्ण रूप से पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो इतने अथाह रूप से प्रकृति से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं लेखक कि सालिम अली कहते थे कि जो पक्षियों को लोग आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं, क्यों? प्रकृति को लोग अपनी नज़र से देखना चाहते हैं, क्यों? प्रकृति को लोग प्रकृति की नज़र से क्यों नहीं देखते? जो जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, आबशार हैं, ये प्रकृति की शोभा है। और आपने देखा होगा आजकल जो प्रकृति का जो बुरा हाल हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इंसान जो व्यक्ति है इस प्रकृति को अपनी नज़र से देखता है, अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है। पशु पक्षियों का भी प्रयोग अपनी सहूलियत के लिए करता है। तो आदमी इन सब चीज़ों को अपनी नज़र से देखता है, क्यों नहीं वह पक्षियों को पक्षियों की तरह से ही देखता है। चाहे हम पक्षियों की भाषा नहीं जान पाए, चाहे हम प्रकृति की भाषा नहीं जान पाए, मगर हम उसको महसूस कर सकते हैं, वो हमें क्या क्या प्रदान करती है हम उसको देख सकते हैं। तो हम क्यों उसको आदमी की नज़र से देखते हैं? क्यों हम अपना ही साध्य करते हैं जो हमें चाहिए उस प्रकृति से? क्यों हम ऐसे बने रहते हैं कि हमें अपना ही मतलब निकालना है इन चीज़ों से? तो पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखने को सालिम अली जो हैं लोगों की भूल मानते हैं। वो कहते हैं पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखिए। जंगल, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को सालिम अली प्रकृति की नज़र से देखने को उचित मानते हैं। हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से ही देखना चाहिए। यहाँ जो आबशार शब्द का प्रयोग हुआ है वह झरने के लिए प्रयोग हुआ है। झरना मतलब एक प्रकृति स्रोत है पानी का, तो उसके लिए आबशार का प्रयोग हुआ है। और जो सोए हुए पक्षी का प्रयोग सालिम अली के लिए हुआ है। और सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं, मगर ये सभी चीज़ें गलत है। तो यहाँ पर
हमें सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, वो कितने भावुक थे, उनके व्यक्तित्व में कितना उतार चढ़ाव था। तो इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पता चल रहा है। और लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि एक मिथक हमारे सामने सिर्फ सालिम अली का उदाहरण ही नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार आपने कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं, एक इतिहास है श्री कृष्ण जी का कि वृंदावन में वो रासलीला करते हैं, मगर किसी ने उन्हें रासलीला करते देखा नहीं है। कृष्ण जी माखन चोर हैं, माखन चुराते हैं, है ना। गागरियाँ फोड़ते हैं, गोपियों की गागर जो होती है उनको फोड़ देते हैं, दूध को या जो छाछ को पीते हैं अपने मुंह पर लगा लेते हैं, या मतलब कि वो घने पेड़ों के बीच में उनकी छाँव में विश्राम करते हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा नहीं है, हमने कृष्ण को बांसुरी बजाते नहीं देखा। ये सब एक मिथक के रूप में हमारे सामने है, मगर हम इस पर विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ है। हम वृंदावन जब जाते हैं तो वहाँ की जो प्रकृति छटा है उसको देख के ही हम बाग बाग हो जाते हैं। जब वृंदावन में जाते हैं वहाँ पे हमें स्वयं ऐसा महसूस होता है कि हाँ यहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण का वास है। और वृंदावन की हर गली में श्री कृष्ण की बांसुरी गूंजती है, श्री कृष्ण की अटखेलियाँ वहाँ नज़र आती हैं। तो सैलानी जो जाते हैं वहाँ पर वो सब कुछ इसका आनंद लेने जाते। कहते हैं कि कोई भी अगर आज वृंदावन जाए तो नदी का जो सांवला पानी है एक पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। और वो घटनाक्रम है कि जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, उसको रौंदा था, तो उसका उसकी याद दिलाता है वो सांवला पानी। तो और यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बांसुरी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं, लेखक यही बताना चाहते हैं कि आप वृंदावन जो जाएंगे तो वो कृष्ण के नाम से ही मशहूर है, कृष्ण के नाम से ही उसकी चर्चा है, कृष्ण के नाम से ही वृंदावन है और कृष्ण के नाम से ही वृंदावन जाना जाता है। और अगर कृष्ण के नाम से जाना जाता है तो कृष्ण की बांसुरी का जादू भी वहाँ हर जगह गूंजता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जब माली जो है वो सैलानियों से हिदायत करता है कि अब उन्हें जो है यहाँ से अब चले जाना चाहिए, वाटिका का देखने का समय जो होता है, भ्रमण का समय होता है, वो समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि हर रात को श्री कृष्ण जी वहाँ रास लीला करने आते हैं। और यह हमने किसी ने देखा नहीं है, मगर ये एक सत्य है कि वहाँ पर श्री कृष्ण जी रात में रास लीला करने आते हैं। तो सैलानियों को वहाँ से जाने की हिदायत दे दी जाती है, इसलिए कि एक मान्यता है, एक मान्यता क्या, एक विश्वास भी कह लीजिए कि लोगों में एक बात ये फैली हुई है कि जो भी श्री कृष्ण जी को रास लीला करते हुए उस वृंदावन में, वृंदावन वाटिका में देख लेते हैं तो वह किसी को बताने के काबिल नहीं रहते, लायक नहीं रहते। उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या उनकी आवाज़ चली जाती है, जिससे वो ना तो उस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं ना ही किसी को बता सकते हैं। तो ऐसा ऐसी भी मान्यता है वहाँ, ऐसे भी मिथक वहाँ फैले हुए हैं। तो बहुत से मिथक हैं जिसको जिनका हमें भी खुद नहीं पता, मगर फिर भी वो हैं, फिर भी हम उन पर विश्वास रखते हैं, फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही कुछ सालिम अली के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो इसी तरह का है
कि एक मिथक की बात ही हमारे सामने आता है, और मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ फिर से लेखक सालिम अली के विषय में बताना चाह रहे हैं कि अब वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लगभग 100 साल तक की उम्र हो चुकी है, और कुछ दिन आगे वो रहे नहीं रहे ये भी अभी किसी को पता नहीं है। मतलब उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन जो बचे रह रहे हैं, वो संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। मतलब यहाँ हम किसी चीज़ पर दृढ़ नहीं रह सकते कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। हो सकता है उन्होंने जो इतनी यात्राएं की हैं, इतना भ्रमण किया है, उस वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया हो और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर एक जो बीमारी है कैंसर भी बताया जाता है कि उनकी मौत का कारण एक जानलेवा बीमारी कैंसर भी रही हो। अंतिम जो समय था, जो अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत, जो उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आया था, वो अपने अंतिम समय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, मतलब मौत की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो उनकी आंखों में जो रोशनी थी, उस रोशनी को कोई नहीं छीन सकता था, और उनकी आंखों में ये रोशनी देखी जा रही थी कि वो पक्षियों की तलाश में और उनकी हिफाजत के लिए अभी भी समर्पित हैं। तो सालिम अली की जो आंखों से दूरबीन है, उनकी मौत के बाद ही उतरी है। और आपने जैसे सुना होगा कि उन जैसा बर्ड वॉचर कोई नहीं हुआ है दुनिया में, भारत में, और शायद ही होगा या हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे जा गए हैं। मतलब कहते हैं कि दूरबीन तो कभी उनकी आंख से हटी ही नहीं, मगर कभी कभी ऐसे कुछ क्षण हैं एकांत के जिनमें सालिम अली जो है बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक, क्षितिज जो होता है जहाँ पे धरती और आसमान दोनों मिलते हैं, दोनों का मिलन होता है, उस रेखा को हम क्षितिज बोलते हैं। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेते थे, मतलब अपने प्रभाव में लाने के कायल हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। और तहमीना कौन थी? तहमीना उनकी पत्नी थी जो उनके स्कूली दिनों से उनके साथ थी और उनकी सहपाठी भी थी, मतलब उनके साथ पढ़ती थी। और कहा गया है कि जहाँ भी सालिम अली जाते थे वहाँ वह अपने व्यक्तित्व से सभी का मन मोह लेते थे, अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित कर देते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। जो चौधरी साहब थे वो गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें जो है नम कर दी, उनकी आंखों को नम कर दिया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की
वकालत करेगा। तो यहाँ जो है लेखक ये बता रहे हैं कि जो सालिम अली हैं, सालिम अली जी उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत की चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी को चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट के नाम से जाना जाता है। पीजेंट मतलब एक किसान थे, वो कृषक थे और खेती करते थे वे। तो वह इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, प्रकृति से बहुत अच्छी तरह से वह जुड़े हुए थे। और जो इस समस्या को लेकर, जो केरल की साइलेंट वैली के रेगिस्तान में जो एक हवा का झोंका कह लीजिए, एक तूफान आया था, उसको लेकर, उससे जो हानि हो रही थी उस वैली की, उसको लेकर, उस समस्या को लेकर सालिम अली जी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे कि उनको इसका कोई समाधान ढूंढना है। और सालिम अली ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय थे, जो मैंने अभी बताया, चौधरी चरण सिंह जी से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए बात करी थी। उनसे अनुरोध किया था कि वह साइलेंट वैली को इन हवाओं से बचाने की पूरी कोशिश करें, जिस भी प्रकार से वो योगदान दे सकते हैं वो अपना योगदान दें, क्योंकि सालिम अली ने इन रेगिस्तानी हवाओं के जो उसके कुप्रभाव थे, जैसे क्षेत्र का पक्षी विहीन हो जाना, मतलब कि उस क्षेत्र में जो पक्षी थे वो पक्षी मरते जा रहे थे उन हवाओं के कारण, पेड़ पौधों का नष्ट हो जाना, गंदगी का जमावड़ा जो वहाँ लग गया था, उसके विषय में उन्होंने वहाँ जानकारी दी चौधरी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। क्षेत्र का जो प्राणी विहीन हो जाना, मतलब पक्षी विहीन तो हो ही रहा था क्षेत्र, प्राणी विहीन भी हो रहा था। इन सभी के बारे में उन्होंने उनके सामने ये लेखा जोखा उनके सामने पेश किया। तो प्रधानमंत्री जी गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंद का असर जान जाने वाले नेता थे, मतलब वो एक कृषक थे। तो उन्हें इस चीज़ के बारे में, इन खतरों के बारे में, पर्यावरण के जो ये खतरे आए दिन आते थे, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी। और पूरा वो, मतलब कि वो समझते थे इस चीज़ को कि किस प्रकार से ऐसी चीज़ें हर चीज़ के लिए खतरा बन सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सालिम अली द्वारा प्रस्तुत कुप्रभावों को बड़ी गहराई से समझा, और फलस्वरूप क्या हुआ, उनकी आंखें नम हो गई कि जिस प्रकार से सालिम अली ने इस सभी का वर्णन किया था, इन सभी जो कुप्रभाव है उस हवा से, जो वो जो हवा आई थी, रेगिस्तानी हवाएं जो चल रही थी, उसका जो कुप्रभाव लोगों पर पड़ रहा था, पशु पक्षियों पर पड़ रहा था, पर्यावरण पर पड़ रहा था, पेड़ पौधों पर पड़ रहा था, उसके बारे में उन्होंने जो भी जिस तरह से चौधरी साहब को बताया, तो ये सुनकर चौधरी साहब की आंखों में भी आंसू भर आए कि मतलब कि इस तरह का जो कुप्रभाव है वो हमारे प्रदेश पे पड़ा हुआ है। आज कहते हैं कि आज सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है, मतलब चौधरी चरण सिंह जी भी हमारे बीच नहीं है, मगर कहते हैं कौन बचा है। मतलब दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे, दोनों ही धरती से जुड़े हुए थे, दोनों ही प्रकृति से जुड़े हुए थे, दोनों ही पशु जगत से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब एक खेतीहर मजदूर होता है, एक खेतीहर किसान होता है, वो पशुओं से भी जुड़ा होता है। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। मतलब कि दोनों ही एक महान हस्ती हमारे बीच नहीं है। सौंधी माटी उसको कहते हैं, आपने देखा होगा जब बरसात में जब पानी गिरता है और जो सूखी मिट्टी होती है उसके ऊपर जब पानी गिरता है, और उस पानी के गिरने से जब वो मिट्टी गीली हो जाती है और उस गीली मिट्टी की जो सुगंध होती है उसको हम सौंधी मिट्टी कहते हैं।
तो यहाँ सौंधी मिट्टी का प्रयोग इसीलिए हुआ है कि जो वो सौंधी मिट्टी की जो खुशबू है वो हमें अपनी माटी से जोड़ती है, वो हमें अपनी मिट्टी से जोड़ती है, वो हमें अपनी धरती से प्रेम सिखाती है, प्रेम लगाव सिखाती है, बताती है हमारी मिट्टी के साथ हमारा कितना अधिक जुड़ाव है। तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करे। मतलब यहाँ पे सालिम अली के बारे में बताया जा रहा है कि वह पक्षी विज्ञानी थे, तो वह हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली ज़मीन पर जाकर भी इस सभी का पर्यवेक्षण करते थे और वन्य जीव संरक्षणवादी वो कहलाए गए हैं। तो वो इन सभी जगहों पर जाकर पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते थे और ज़्यादातर वह यात्राओं में ही रहते थे और पक्षियों के सर्वेक्षण में उन्होंने 65 साल गुजारे थे। तो यहाँ पर लेखक इन सभी जो घटनाओं के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि अब हमारे बीच वो प्रकृति प्रेमी नहीं रहे, वो धरती से जुड़े हुए लोग नहीं रहे, जो अब इस जो भारत की जो नींव है, जो एक कहते हैं कि जो मिट्टी से जुड़ने की बात है, उसका संकल्प ले सके। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो और इसका हिंदी अनुवाद भी हमें मिल जाता है। ये ऑटोबायोग्राफी थी सालिम अली की और वो कहते हैं कि मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें और फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के विषय में लिख सकती थी क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मतलब चिड़िया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी और मुझसे ज्यादा जानती होगी। वो कहती है कि वो सचमुच एक खुले इंसान थे, एक सादा दिल इंसान थे और मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन फिर भी कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में कहना या शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती हैं। ये फ्रीडा कह रही हैं कि लॉरेंस के विषय में मुझसे ज्यादा जो है वो गोरैया जानती है जो छत पर बैठती है, क्योंकि ज्यादातर समय जो है जो लॉरेंस है वो पक्षियों के साथ ही बिताते थे। तो यहाँ पे सालिम अली और D.H. लॉरेंस दोनों प्रकृति और पक्षियों को अत्यंत प्यार करते थे। वे अपना अधिकांश समय अपने आसपास के पर्यावरण तथा पक्षियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों के आकलन में बिताते थे। तो फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गोरैया तथा लॉरेंस इतने घुल मिल गए थे और तथा एक दूसरे के बारे में इतनी जानकारी रखते थे जितना फ्रीडा भी नहीं जानती थी। तो गोरैया जो है उनकी छत पे जो गोरैया आती थी तो गोरैयों पर लॉरेंस ने गहन अध्ययन किया था क्योंकि वो ज़्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताते थे, उनकी प्रत्येक गतिविधि से वे वाकिफ थे। वे स्वयं खुले विचारों के आदमी थे, उनके जीवन से संबंधित सभी पहलू हर किसी को मालूम थे। इसलिए फ्रीडा ने लॉरेंस के जीवन दर्शन, खुलेपन और सादेपन को सामने लाने के लिए ऐसा कहा था, ऐसा कहा भी होगा। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जो लॉरेंस थे वो भी सालिम अली और लॉरेंस दोनों प्रकृति प्रेमी के रूप में हमारे सामने जो हैं प्रस्तुत हैं, विद्यमान हैं। और लेखक ने जाबिर हुसैन ने एक पंक्ति के माध्यम से ये भी बताया है कि लॉरेंस और सालिम अली की समानता किस प्रकार थी समानता कि वो पक्षी प्रेमी थे दोनों। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालिम अली।
और अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार डीएस लॉरेंस को प्रकृति से बहुत लगाव था। आपको यहाँ मैं ये बता दूँ कि डीएस लॉरेंस थे वो अंग्रेजी में लिखते थे और अंग्रेजी के लेखक थे, अंग्रेजी के उपन्यासकार थे। उन्होंने बहुत सी किताबें, पुस्तकें, कविताएं, बहुत सारी उनकी जो है साहित्य अंग्रेजी में आपको प्राप्त हो जाएगा। उनकी अधिकांश रचनाओं की विषय वस्तु प्रकृति ही है और प्रकृति ही रही है। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। अतः मानव का जो प्रकृति की ओर लौटना है वो अत्यंत आवश्यक है। मानव को प्रकृति की ओर लौटना ही है, लौटना ही होगा। और आज जिस तरह से आप चीज़ें देख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम धीरे धीरे उसकी ओर जाते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही सालिम अली ने भी अपना जीवन प्रकृति और पक्षियों को समर्पित कर दिया। वे ताउम्र पक्षियों और प्रकृति संबंधी शोध में लगे रहे और मानव और प्रकृति को जोड़ने का प्रयास करते रहे। यहाँ कहा गया है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जटिल मतलब हम प्राणियों के लिए, जो प्राणी होते हैं उनको जटिल कहा गया है, उनके लिए वह हमेशा पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब उनकी खोज कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जब बचपन में उनकी एयरगन से एक गोरैया, नीलकंठ वाली एक गोरैया घायल हो गई थी, वहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था और वहीं से वह पक्षियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए थे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। मतलब इतनी सारी अगर उन्होंने परेशानियां झेली और आप ये कह लीजिए उनको इतने पुरस्कार प्राप्त हुए, उन्हें पद्मश्री मिला सरकार की तरफ से, फिर भी वह अपने कार्य से, अपने विश्वास से डिगे नहीं। उनमें कहीं भी घमंड नहीं आया। वो उसी तरह से वह कार्य करते रहे जिस प्रकार से वह करते थे। तो जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एवं जो उनका जो विश्वास था वो क्षण के लिए भी नहीं डिगा, चाहे उन्हें जितनी भी सफलता और उनको उपलब्धियां प्राप्त हुई हों, मगर वह अपने काम और कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहे। वो लॉरेंस की तरह निसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। और यहाँ पर उनकी तुलना डीएच लॉरेंस से की गई है, जो अभी मैंने बताया लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे, एक उपन्यासकार थे, एक लेखक थे, अंग्रेजी के लेखक थे। और उनके साथ उनकी तुलना की गई है। जिस प्रकार से लॉरेंस प्रकृति से जुड़े हुए थे, उसी प्रकार से सालिम अली भी प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू मतलब टापू वह आप उसको कहते हैं आइलैंड, कहते हैं आप टापू को। तो आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना, और बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रह सकते हैं, मतलब जमीन होती है। वो कहते हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनकर नहीं रहे थे, बल्कि एक सागर की तरह थे। अतः सागर थे वो। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। मतलब जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग उनको मतलब कि मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद वो लौट आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सालिम अली का पूरा जीवन भ्रमणशील रहा है। वो घूमते फिरते रहे हैं, पलायन करते रहे, इधर से उधर करते रहे, मगर उनका आखिरी पलायन की भी बात हुई है शुरू में कि वो जब वो अपनी अंतिम यात्रा पे थे तो वो उनका आखिरी पलायन था। वो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ सकते थे और उनका पूरा जीवन जो है वो भ्रमणशील रहा है। उनका भ्रमणशील स्वभाव रहा है, घूमने फिरने का स्वभाव रहा है, क्योंकि
वह अपने आप को प्रकृति के साथ रखना चाहते थे, प्रकृति से जोड़ के रखना चाहते थे, पक्षी जगत से जुड़े रहना चाहते थे, उनकी उन पर शोध करते रहते थे, उनके जिज्ञासा रहती थी कि उनके बारे में अधिक जान सके। तो इसलिए उनका जो जीवन है वो भ्रमणशील रहा है। और अगर वो उनकी यायावरी मतलब मुसाफिरी, वो मुसाफिर कहलाए, तो यायावर का मतलब मुसाफिर होता है। तो अगर वो जो लोग उनके इस स्वभाव के विषय में जानते हैं कि वो एक मुसाफिर की तरह उन्होंने एक जीवन यापन किया है, तो वह महसूस करेंगे कि पक्षियों के जीवन के बारे में उनके पक्षियों का सुराग निकालना कितना कठिन है, या वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं जो उनके साथ चलना चाहते हैं, सालिम अली की पक्षियों पर चलना चाहते हैं। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ सालिम अली जी लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक ये कह रहे हैं कि जब तक वे नहीं लौटते, कि आपको पता है कि जो जाता है, जो आखिरी पलायन करता है, वो कभी लौट नहीं सकता। मगर यहाँ फिर भी लेखक कह रहे हैं कि जब तक वह लौट नहीं आते या लौट नहीं पाए हैं, तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? पाठ के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि लेखक जो है सालिम अली के अभिन्न मित्र थे, और सालिम अली के स्वभाव से वह जो है परिचित थे, और उन्हें पता था, ये बात वह अच्छी भली प्रकार जानते थे कि सालिम अली अक्सर यात्राओं पर जाते थे और दुर्लभ जानकारियां इकट्ठी करके लौटते थे। और दुर्लभ जानकारियां किसके विषय में? प्रकृति के विषय में, पशु जगत के विषय में, पक्षियों के विषय में। और अब वे कह रहे हैं कि जब उनकी अब मृत्यु हो गई है, तो अब इस चीज को कौन संभालेगा? उनकी इस विरासत को, पक्षियों के जानने की जिज्ञासा को अब कौन संभालेगा? वह यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि जो सालिम अली का जो व्यक्तित्व था, उस तरह का व्यक्तित्व क्या हमारे समक्ष दोबारा से प्रस्तुत होगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा या ऐसा व्यक्तित्व होगा जो पर्यावरण की खोज खबर रखे? तो यहाँ पे इस पंक्ति से उनका यही आशय है कि सालिम अली तुम लौटोगे या नहीं, या लौट कर आओगे या नहीं, कि उनके जैसा व्यक्तित्व क्या कभी किसी में मिलेगा? और यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि यहाँ पर एक स्थान पर टापू की बात आई है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यहाँ लेखक का यह तात्पर्य है कि सालिम अली की जो व्यक्तित्व था वो टापू के समान नहीं था, वे एक सागर के समान थे। और सालिम अली की व्यापकता को उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। उनके अनुसार सालिम अली ने अपने जो कार्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे संसार के पक्षियों के लिए, पर्यावरण के हित के लिए, पक्षियों के हित के लिए कार्य किया है। वो इन्हीं के हित के लिए सोचते थे, अर्थात वे टापू की तरह सीमित दायरे में नहीं रहे, वरन समुद्र की तरह अथाह खुले आचार विचार सोच के साथ उन्होंने अपने विचार, अपना व्यक्तित्व सामने रखा है, और वह खुले विचार वाले व्यक्ति थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार थे, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसी के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ पर जो ये पाठ है वो समाप्त होता है। मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारी दे देती हूँ पाठ के विषय में, कि जो पाठ की भाषा शैली के विषय में आप को मैं बता देती हूँ कि इस पाठ में मिश्र शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जिसमें लेखक ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया है,
क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लेखक हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जो है भाषा को जानते हैं, उनका बहुत उस पर अधिकार है भाषाओं पर। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग कर लेखनी में चमक ला दी है लेखक ने, और उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे जो पूरे पाठ में एक नवजीवन, नयापन आया है। जैसे जामा पहनाना, कदम थमना, आंखें नम होना, कायल होना, इस तरह के मुहावरों का यथास्थान उन्होंने प्रयोग किया है। इस संस्मरण में जो वाक्य हैं वो लंबे हैं, जटिल हैं, इसीलिए इस पाठ को समझने में कहीं कहीं मुश्किल आती है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कहीं कहीं मुश्किल आती है, मगर फिर भी पाठ इतना रोचक है कि वह जो है उसकी शब्दावली इतनी सरल है कि पढ़े पढ़े तो वह समझ आता है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, और जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी है वैसे या वैसा माहौल वे अपने शब्दों के माध्यम से बनाने में सफल हुए हैं, जो लेखक ज़ाबिर हुसैन जी हैं। और अगर मैं कहूँ कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की क्या सार्थकता है, तो अ, मेरे विवेकानुसार सालिम अली के संपूर्ण जो व्यक्तित्व को देखते हुए सांवले सपनों की याद शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। क्योंकि वो जो सपना सालिम अली ने देखा था उससे कुछ हद तक साकार भी किया उन्होंने। संपूर्ण संस्मरण में सालिम अली के पक्षी प्रेमी और पक्षियों के लिए किए गए उनके त्याग से भरा पड़ा है ये पूरा पाठ। वे आजीवन पक्षियों, पर्यावरण को ठीक रखने के प्रयास से जुड़े रहे हैं। उनके कार्य और कार्यक्षेत्र किसी सपने से कम नहीं है। वह पूरे पाठ में पक्षी प्रेमी और एक पक्षी विज्ञानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आपको पता है कि सालिम अली जो हैं वो बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी माने जाते हैं, पक्षी विज्ञानी हैं। और ज़ाबिर हुसैन द्वारा रचित जो ये संस्मरण है, ये सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के प्रकृति प्रेम पर ही आधारित है, पक्षी पर्यावरण प्रेम पर ही आधारित है। यहाँ पर ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।